पिछले दिन जो क्लास हुआ था, जैसे आप लोग ध्यान से देखेंगे, और पिछले दिन कुछ प्रॉब्लम था, इस कारण से नहीं हो पाया क्लास, लेकिन आज हम लोग प्रयास करेंगे काफ़ी हद तक 10.2 का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे आज। तो पता है सबको, पिछले दिन चला था कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर क्या था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर दूं आपको कि कोई भी वेक्टर को आप बिना उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में चेंज किए आप उसे कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। अगर मेरा मन है इस वेक्टर को यहाँ ले जाने के लिए, तो एकदम समानांतर रूप से हल्का हल्का स्लाइड करते हुए समानांतर रूप से मैं उतना ही मैग्नीट्यूड का इस वेक्टर को यहाँ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। यानी ये मूव कर सकता है मुक्त रूप से, फ्रीली, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। इसी के आधार पे हम लोग सारे प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे आज। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज़ है, सॉरी, जो आज हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है, कल भी आप लोगों ने डिस्कस किया था, स्टार्टिंग किए थे हम लोग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स की वेक्टर्स को हम लोग कैसे ऐड करेंगे इसके बारे में आपको पढ़ना है। पता है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए बहुत ध्यान से सबको इन्फॉर्म कर दीजिए, जो लोग हैं वो अपना जुड़ जाए फटाफट जल्दी से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने वाली बात है, ठीक है। तो इसका देखिए हिंदी में नाम क्या होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। वेक्टर एडिशन का मतलब सदिश योग हो गया, ठीक है, सदिश योग, और ऑफ का मतलब का, और ट्रायंगल लॉ का मतलब त्रिभुज नियम। यानी सदिश को, ये चालू ना आपका, चालू है ना, चलिए ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम। यानी सदिश को जोड़ने के लिए दो प्रकार के नियम यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे। एक का नाम है ट्रायंगल लॉ और एक का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। यानी सदिश योग का चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज नियम, और नहीं तो त्रिभुज नियम। बारी बारी से हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे। देखिए पहला जो है ट्रायंगल लॉ, इसमें कुछ नहीं है, आपके सामने दो वेक्टर्स दिए गए हैं। अगर बाय द वे मान के चलिए, जैसे पहला वेक्टर है आपका ए वेक्टर, ठीक है, पहला वेक्टर आपका है ए वेक्टर, और एक और आपके पास वेक्टर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं वी वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर आपस में ऐड करना है, यानी जोड़ना है बाय द वे, या इसको इस प्रकार से जोड़ा गया है कि जोड़ करके वो ऐसे बन गया है, ठीक है। अब इस वेक्टर को हम लोग पैरेलली हल्का आगे बढ़ा देंगे, डिस्प्लेस करेंगे, जितना मैग्नीट्यूड उतना मैग्नीट्यूड रहे उसी डायरेक्शन में, इसको हम लोग लेंगे ए वेक्टर। उसी प्रकार से इस बी वेक्टर को भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। अब ये दो तरीके से या तीन तरीके से जुड़ सकता है। देखिए पहला तरीका कि इसको हम ले आकर के इस पे जोड़ दें, मतलब यहाँ पे जोड़ दें, या उसको थोड़ा सा और आगे डिस्प्लेस करके यहाँ पे जोड़ दें, या हो सकता है कि उसको हम लोग पैरेलल डिस्प्लेस करके नीचे में ले आके यहाँ जोड़ दें, या यहाँ जोड़ दें, ठीक है, कहीं भी जोड़ा जा सकता है। तो अगर मान के चलिए, अगर वो पैरेलली आकर के यहाँ पर ऐड होता है, यहाँ ऐड होता है, समझेंगे, यानी इसके हेड के पास जाके जुड़ता है, तो याद रखेंगे उसका जोड़ निकालने के लिए, उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आपको ट्रायंगल लॉ का यूज करना पड़ेगा। बात को समझ रहे होंगे, बात नहीं कीजिए कि आपको इस प्रकार अगर दो वेक्टर जुड़ जाए कि एक वेक्टर का सिर दूसरे वेक्टर के पूंछ से, मतलब है इसका हेड इसके टेल से जो है कि नहीं क्या कर जाए, ऐड कर जाए, आपस में मिल जाए, तो उसका जोड़ निकालने के लिए ट्रायंगल लॉ का प्रयोग किया जाता है। और ट्रायंगल लॉ में आपको पता है कि ट्रायंगल में तीन भुजाएं होती हैं, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा। तो इस नियम को ऐसे कहता है, हिंदी में आप समझेंगे पहले, फिर अंग्रेजी में उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, कि देखिए अगर दो जो सदिश है, जो दो वेक्टर है, वो त्रिभुज के किसी दो भुजा के रूप में हो, और वो दोनों भुजा क्या हो, एडजेसेंट साइड हो। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है आसन्न भुजा। मतलब अगर दो वेक्टर किसी त्रिभुज के दो आसन्न भुजाओं के रूप में हो, मतलब एक भुजा दूसरी भुजा से जुड़ा हुआ हो और एक ही क्रम में हो। एक ही क्रम का मतलब समझिए, ये देखिए इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इस प्रकार से जा रहा है, इसका डायरेक्शन समझेंगे, ये डायरेक्शन इस प्रकार से जा रहा है। तो कहता है कि अगर किसी दो
वेक्टर्स को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए, इस प्रकार से दिखाया जाए कि वो किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के रूप में हो, दो आसन्न भुजाओं के रूप में हो और उसका डायरेक्शन एक ही हो, तो उसका जोड़ उस त्रिभुज की तीसरी भुजा देती है जो उसके विपरीत दिशा में हो। अब आपसे मैं पूछूं, इन दोनों का डायरेक्शन ऐसे है, देख लीजिए, ये भी राइट साइड जा रहा है, ये भी राइट साइड जा रहा है, लेकिन अब इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? इन दोनों के अपेक्षा इसका डायरेक्शन का मुंह इधर होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इसका मुंह इधर ना हो करके इस साइड है, यानी ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए आप इसको समझिए, थोड़ा सा इसमें डाल दीजिएगा तो, कि उसको निकाल कर डालिएगा। बात समझिए, कहने का मतलब समझ लीजिए कि अगर दो वेक्टर्स को इस प्रकार से दिखाया जाए कि वो किसी त्रिभुज के दो आसन्न भुजाओं के रूप में हो जो एक ही डायरेक्शन में हो, तो उन दोनों का जोड़ उसकी तीसरी भुजा देगी जो विपरीत दिशा में हो, जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो। देखिए, इन दोनों का डायरेक्शन इधर साइड है, मतलब ये ऐसे जा रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में, और ये जो है कि नहीं घड़ी के दिशा में जा रहा है, यानी इन दोनों के अपोजिट इसका डायरेक्शन है। यही वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स का मान बतलाएगा, जोड़, यानी इस वेक्टर का मान कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। फिर से इस बात को समझेंगे, अंग्रेजी में कहता है कि इफ, बात को ध्यान से, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू एडजेसेंट साइड, आसन्न भुजा, ठीक है, यानी दो वेक्टर ऐसे हों जिसे किसी त्रिभुज के दो आसन्न भुजाओं के रूप में दर्शाया गया हो, तो कहता है ट्रायंगल इन ए ऑर्डर, और एक ही ऑर्डर में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, कहता है कि देन द रिजल्टेंट, यानी तब उन दोनों का जो जोड़ है, जो परिणाम है, वो कहता है कि विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, यानी तब उन दोनों वेक्टर्स का जो जोड़ है उस त्रिभुज की तीसरी भुजा देगी जो विपरीत दिशा में लिया गया हो, यानी इन दोनों का जो डायरेक्शन है इस साइड है, इसका डायरेक्शन जो है ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये इस तरीके से है, यानी इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा। और यहाँ चूंकि त्रिभुज बन रहा है इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप इस बात को समझेंगे, ये कोई अंक नहीं है कि 2 और 3 जोड़ करके 5 हो जाएगा, ये वेक्टर्स है, और वेक्टर्स को कैसे हम लोग ऐड करेंगे आगे आपको आएगा प्रश्न, ठीक है, वहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे ऐड और कैसे सब्ट्रैक्ट, कैसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ सिर्फ ये सीखना है कि अगर दो वेक्टर्स इस प्रकार से जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार से जुड़ा हुआ हो कि एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा है, तो उन दोनों वेक्टर का जो जोड़ है त्रिभुज की तीसरी भुजा देगी। अब तीसरी भुजा जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए, तो देखिए, ये जा रहा है राइट साइड, ये भी जा रहा है राइट साइड, ये लेकिन राइट साइड नहीं आएगा, ये लेफ्ट साइड जाएगा, यानी इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। मतलब ये देखिए ऐसे जा रहा है लेकिन ये ऐसे आ रहा है, इसका डायरेक्शन है ऐसे घड़ी के विपरीत, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो है क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में। तो कहता है इस पूरे कहानी को आप अपने दिमाग में समराइज कीजिए बहुत आराम से। अगर किसी को परेशानी हो तो अपना 10th क्लास के फिजिक्स में आप पढ़े थे एक सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग, जब हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ते थे समानांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में, आपको याद होगा, तो श्रेणी क्रम में क्या होता था, एक मान लीजिए आपके पास कोई प्रतिरोध था, कोई रेजिस्टेंस था, इस प्रकार से मान लीजिए ऐसे ऐसे, और दूसरा कोई और आ गया ऐसे, और उन दोनों को इस प्रकार से जोड़ दिया जाता था, इसको बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग। जैसे आपके दीपावली में आपको अपने घर में सीरीज बॉल लगाते होंगे, ये सीरीज ग्रुपिंग है। ऐसे एक पैरेलल ग्रुपिंग क्या होता था, पैरेलल ग्रुपिंग में ऐसे था, ऐसे एक था, फिर एक नीचे था, और सबके जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको एक जगह ऐड किया जाता था, और उसको हम लोग बोलते थे पैरेलल ग्रुपिंग, एक दूसरे के पैरेलल था, समानांतर क्रम संयोजन, इसको श्रेणी क्रम संयोजन। वैसे ही यहाँ पर दो है, एक का नाम है ट्रायंगल लॉ और एक का नाम है
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब समझेंगे, मैं इसको क्यों समझाया आपको। मैंने बताया कि जिस प्रकार से एक जो रेजिस्टेंस है आपका, उसका अंतिम सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जुड़ता था, वही यहाँ पर भी है कि अगर दो वेक्टर इस प्रकार से हो कि पहले वेक्टर का अंतिम सिरा यानी जो हेड है वो दूसरे वेक्टर के टेल से मिल जाए, तो उन दोनों का जोड़ उस त्रिभुज की तीसरी भुजा देगी जिसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा। यानी इन दोनों को अगर एंटी क्लॉज में रखेंगे तो ये क्लॉकवाइज भ्रमित करेगा। इस प्रकार से हम लोग ट्रायंगल लॉ को यूज करेंगे। आगे समझेंगे फिर पैरेललोग्राम लॉ क्या है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं कहूँ इस वेक्टर का नाम है ए बी वेक्टर, इसका नाम है बी सी वेक्टर, तो ये ए सी वेक्टर का मान कितना होगा, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा विथ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी नो डैट ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अब इसका नाम क्या होगा, ए सी वेक्टर, ना कि सी ए वेक्टर। पता है ना, जिधर जाता है डायरेक्शन बताता है। जैसे ए सी का मतलब हुआ ये डायरेक्शन बता रहा है कि सी की तरफ जा रहा है, देखिए सी की तरफ जा रहा है, समझ आ रही है ना। तो ये है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, प्रश्न में पूछेगा, आपको एकदम आराम से सुन लीजिए। फिर से एक बार लास्ट में समराइज करके बोल रहे हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज two adjacent sides of a triangle taken in a order, then the sum of two vectors will be represented by the third side of triangle taken in reverse order। ये पूरी उस बात का सारांश है, समरी है। हिंदी में भी सुन लीजिए कि अगर दो सदिश एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हो कि वो किसी त्रिभुज के दो आसन्न भुजाओं के रूप में दिखाई दे, तो उन दोनों का जो जोड़ है, जो परिणामी सदिश है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी जो विपरीत दिशा में लिया गया हो। ये है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम लोग देखेंगे इसी पर थोड़ी सी बात, डिफरेंस को भी देख लेंगे यहीं पर कि उसको कैसे हम लोग दिखाते हैं, थोड़ा समझिएगा। उसको हम लोग बोलते हैं थोड़े देर के लिए डिफरेंस ऑफ अ वेक्टर। दो वेक्टर्स को कैसे हम लोग घटाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर्स के घटाव को। कहता है कि भाई देखो, अगर मान लो ये है तुम्हारा बी वेक्टर, ये है तुम्हारा ए वेक्टर, अब ये इस प्रकार से जुड़ जाए, देखो इस प्रकार से जुड़ जाए, इसको हम लोग पैरेलली डिस्प्लेस करके यहाँ पर ले आ दिए। मान लो इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, और इस वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, इसका निगेटिव वेक्टर ले आएंगे। इसका रिवर्स वेक्टर क्या होगा, आपको पता है कि निगेटिव वेक्टर का मतलब कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। तो ये बी वेक्टर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस बी वेक्टर। और इसको अगर हम डिस्प्लेस करके यहाँ पर लगा दे, इस दिशा में लगा दे, जैसे चाहे ऐसे भी समझ सकते हैं आप। इस चीज़ को अगर समझने में किसी को परेशानी हो तो वो ऐसे भी समझ सकता है कि ये वेक्टर आपका ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर को हम लोग ले आकर के ऐसे डिस्प्लेस कर दिए, पैरेलली यहाँ पर फ्री करके यहाँ पर ले आके लगा दिए। और आपको पता है कि अगर ये बी वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर इसी के अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलली अपोजिट कर देंगे, पीछे की तरफ डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि चलिए इस वेक्टर का मान कितना होगा, तो ये तो ट्रायंगल लॉ बना रहा है, इसका जो ऑर्डर है एक ही दिशा में है, तो इसका जोड़ इसके अब रिवर्स वेक्टर, रिवर्स डायरेक्शन में जो त्रिभुज का तीसरा भुजा होगा वो देगा। तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वही इस वेक्टर का मान देगा। इसी प्रकार से मैं अगर पूछूं आपसे कि यहाँ पर बताइए इस वेक्टर का मान कितना होगा या इस वेक्टर का मान कितना होगा, तो समझेंगे। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ देखिए कौन सा लॉ लगेगा,
एक वेक्टर का आगे वाला सिरा दूसरे वेक्टर के पीछे वाले सिरे से लगा है, या ऐसे समझिए ये एक डायरेक्शन में चल रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसे 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 लाइन से चल रहा है, ऐसा नहीं ना है ऐसे गया फिर से जाके लड़ गया, ऐसा नहीं है, इधर से गया इधर से गया, नहीं, ये ऐसे चला फिर ये आगे बढ़ा, एक ही डायरेक्शन में है, तब तो उसका जो जोड़ है उसको निकालने के लिए त्रिभुज का तीसरा भुजा चाहिए जो इन दोनों का जोड़ बतलाएगा। अब इन दोनों को आप कैसे जोड़ेंगे, तो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्योंकि ये माइनस बी है। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा बी, और यही है आपके दो वेक्टर का घटाव। यानी घटाव वास्तव में कुछ नहीं है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक सदिश का जोड़ जो है वही उसका घटाव है। यहाँ पे आप पूरी बढ़िया समझ चुके होंगे कि अगर इसको हम लोग ऐसे लिए तो a प्लस बी, और अगर इसको हम लोग ऐसे देखें तो ये भी देखिए ट्रायंगल का एक ही दो भुजा है, एक ही ऑर्डर में है, तो इन दोनों का जोड़ ये भुजा देगा, और इसको जोड़ेंगे तो यही बात आएगा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये आपका जोड़ था और यही आपका घटाव था। इस प्रकार से ट्रायंगल लॉ का प्रयोग करके हम लोग दो वेक्टर्स को जोड़ते और घटाते हैं। ठीक है, अभी तुरंत देखेंगे हम लोग इसका सेकंड जो फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। फिर हम लोग एक जगह दोनों चीज़ को देख करके दोनों का कंपैरिजन सीखेंगे कि आखिर क्या डिफरेंस है, क्या दोनों के बीच का एक तुलना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब अगर मैं बात करूँ आपसे जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम समझ रहे होंगे, ये मेंसुरेशन का चैप्टर है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समानांतर चतुर्भुज, और इसको शॉर्ट में ऐसे पैरेलल का साइन बना करके और GM भी लिख देते हैं, जिसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलिए जी, इसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी सदिश योग का चतुर्भुज नियम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे इस चीज़ को कि हम लोग कैसे इसको इसमें ऐड करते हैं। देखिए, अगर उसी तरीके से मैं बात करूं कि आपके पास एक वेक्टर A है और आपके पास एक वेक्टर B है, और इन दोनों को आपको इस प्रकार से जोड़ दिया जाए, इस प्रकार से जोड़ दिया जाए कि ये वेक्टर आपका A है और ये जो B वेक्टर है इस बार यहाँ ना लग करके, समझेंगे, इसके इस वेक्टर को हम लोग यहाँ हेड के पास ना लगा करके अगर इसके टेल के पास लगा दे, यानी इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ जाए, यानी दोनों का इनिशियल पॉइंट एक दूसरे को टच कर दे, तो इसका जोड़ निकालने के लिए समानांतर चतुर्भुज योग का नियम हम लोग प्रयोग करते हैं। और यदि ये यहाँ लग जाता है तो उसको हम लोग जोड़ निकालने के लिए त्रिभुज योग का नियम का पालन करते हैं। अब इसमें कैसे जोड़ते हैं इसको समझिए। देखिए क्या कहता है कि अगर दो जो वेक्टर्स हैं उन दोनों का इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु एक ही जगह पर मिल जाए, तो हम लोग उसका जोड़ निकालने के लिए सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम पालन करते हैं। और यह नियम कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर खींचिए, और पता है कि पैरेलल रहे, डायरेक्शन सेम रहे, तो अगर ये बी वेक्टर है तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, बी वेक्टर। और फिर इसके भी पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर यहाँ पे बनाएंगे, और पता है कि पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है, तो ये अगर ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा, यानी ये क्या बन जाएगा, समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। आपको पता है कि समानांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाओं के युग्म में समानांतर हो, उसी को हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो चूंकि इस तरह के वेक्टर्स का जोड़ निकालने के लिए समानांतर चतुर्भुज बनाना पड़ रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सदिश योग का समानांतर चतुर्भुज नियम। अब जैसे ही आप समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे, थोड़ा सा देखिए इस चीज़ को, थोड़ा सा रियलाइज कीजिए कि तब तो हम अगर इन दो वेक्टर्स की बात करें तो इसका आगे वाला सिरा इसके पीछे वाले सिरे से मिला है, तब इन दोनों का जोड़ हम त्रिभुज के तीसरे भुजा से दे सकते हैं। और आप समझ रहे होंगे ये तो ट्रायंगल लॉ ही हुआ कि अगर किसी एक वेक्टर्स का हेड दूसरे वेक्टर्स के टेल से मिल जाए तो उन दोनों का जोड़ त्रिभुज की तीसरी भुजा देता है, और इसका मान होगा
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और आप समझ रहे होंगे कि तब तो इधर से भी जोड़ेंगे तो यही आएगा, और ये भी वेक्टर वास्तव में यही है, यानी इन दोनों वेक्टर्स का जोड़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही होगा। आप सोच रहे होंगे अरे ये करना क्या है, ये तो सिंपल बात है, इसको और इसको जोड़ करके हम बता देंगे। ऐसा नहीं है, आप समझिए इस बात को बेहतरीन तरीके से कि जब किसी वेक्टर्स के हेड किसी वेक्टर्स के टेल से मिलता है तो उसका जोड़ निकालने के लिए त्रिभुज बनाना पड़ता है, और उस त्रिभुज की तीसरी भुजा उन दोनों वेक्टर्स का जोड़ बताता है। लेकिन अगर दो वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट मिल जाते हो तो उनका जोड़ निकालने के लिए हमें समानांतर चतुर्भुज का निर्माण करना पड़ता है। इसलिए समानांतर चतुर्भुज, इसलिए इसको हम लोग सदिश योग का समानांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। और याद रखें जब समानांतर चतुर्भुज बन जाता है तो उसका जो विकर्ण है वो त्रिभुज के योग नियम का ही पालन करके मान बता देता है। और लास्ट में अगर मैं आपसे कहूँ कि तब उसका मान जो है रिजल्टेंट वेक्टर कौन बतलाता है, तो त्रिभुज में तीसरी भुजा बतलाता है, तो समानांतर चतुर्भुज में उसका विकर्ण बतलाता है। और याद रखें ये पैरेलल है तो आपस में बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है। पैरेलल तो हो ही सकता है, आपको पता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स को हम लोग पैरेलल डिस्प्लेस कर दिए हैं। एक बात और मैं कहूँ तब तो इन दोनों का जोड़ भी ये आपका आ चुका है। और कहता है, अब अंग्रेजी में आप सुन लीजिए, मैंने जैसे बताया इसमें वैसे यहाँ भी सुन लीजिए कि इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम then the resultant of two vectors, then the sum of two vectors will be represented by the diagonal of the parallelogram passing through the, और अब देखिए ये नहीं कि ये दोनों का विकर्ण, ये भी विकर्ण है, इस विकर्ण को हम लोग नहीं लेंगे, उस विकर्ण को लेंगे जो उन दोनों के कॉमन पॉइंट से पास कर रहा हो। यही है आपका पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। याद रखेंगे इसी को हम लोग समानांतर योग का चतुर्भुज नियम, सदिश योग का समानांतर चतुर्भुज नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको एक बात समझ में आ गई कि अगर एक का हेड दूसरे के टेल से मिलेगा तो उन दोनों का जोड़ निकालने के लिए ट्रायंगल लॉ का प्रयोग करेंगे, और अगर दोनों का टेल ही मिल जाए, दोनों का इनिशियल पॉइंट ही मिल जाए, तो उसको निकालने के लिए, उन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ का पैरेललोग्राम का क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और उसका डायगोनल हमें उसका रिजल्टेंट देगा, मान देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चीज़ से, चलिए उसको देखते हैं। आगे अब आपके सामने है, कहता है कि अगर मैं बात करूं आपसे तो कहता है कि भाई देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है ये कुछ नहीं है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही थोड़ा एक समतुल्य रूप है, मिलता जुलता रूप है, इसी का थोड़ा बृहत रूप है, लेकिन दोनों आपस में समान है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, आगे अगला जो टॉपिक है वो अब आपको आएगा कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम लोग वेक्टर एडिशन पढ़ लिए, दो नियम का पालन करता है। अब इसके प्रॉपर्टीज कौन कौन से फॉलो होते हैं, जैसे आपने अंकों पर पढ़ा था, फिर आपने अंक के बाद उसी में जो प्राकृत संख्या का होता है, पूर्ण संख्या का होता है, पूर्णांक का होता है, परिमेय संख्या का होता है, वास्तविक संख्या का होता है, सम्मिश्र संख्या का होता है, उसके बाद मैट्रिक्स का भी होता है। आपने पढ़ा कि कौन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कौन साचर्य नियम का पालन करता है, वही सब नियम यहाँ पर भी हैं। तो पहला है, इस टॉपिक का नाम है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि वेक्टर का एडिशन किस किस प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है उसको बताना है। चलिए बात को समझेंगे। इसमें आपका पहला जो है उसका नाम है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब आप समझ रहे होंगे, हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। देखो भाई, कोई एक नाव पर रहेगा तो थोड़ा उसको दिक्कत होगा। एक नाव पर रहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर ये है कि अगर आप केवल हिंदी ही समझ रहे हैं तो कोई उतना मज़ा नहीं आएगा, और अगर आप केवल अंग्रेजी भी समझ रहे हैं तो उतना मज़ा नहीं आएगा। दोनों अगर आपको समझ में आने लगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए हिंदी में कितना यहाँ पे स्पष्ट नाम लिखा है, क्रम विनिमय, यानी क्रम में विनिमय कर दिया जाए। विनिमय का मतलब अदला बदली, एक्सचेंज कर दिया जाए।
तो उसके मान पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर कहता है कि भैया वेक्टर एडिशन जो है, सदिश का जो जोड़ है, वो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। कैसे, मैं आपको बताऊं, यानी अगर ए वेक्टर में हम बी वेक्टर जोड़े या बी वेक्टर में हम ए वेक्टर जोड़े, मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और देख लीजिए वेक्टर्स के स्थान में परिवर्तन आ गया है, चेंजिंग आ गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रम में परिवर्तन या क्रम में विनिमय, और इसी से इसका नाम पड़ गया है क्रम विनिमय नियम। अगर मैं इसको आपको फिगर से समझाना चाहूँ, आपके पास नोट्स है, उससे आप देखेंगे। फिगर के आधार पर अगर मैं कहूँ तो देख लीजिए, अगर मैं आपको कहूँ कि ये वेक्टर ए वेक्टर है, ये वेक्टर वी वेक्टर है, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूँ, ए वेक्टर को मैं यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, बी वेक्टर को जो है कि मैं यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, तो आप इसका जोड़ क्या बतलाएंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ट्रायंगल लॉ से। और यदि मैं इस वेक्टर को इस प्रकार से डिस्प्लेस करता, थोड़ा समझेंगे इस बात को, ठीक है, और इस वेक्टर को हम यहाँ ले आके लगा देते, ये देखिए ये वाला वेक्टर आपका ए वेक्टर है और ये वाला पैरेलल यहाँ पे गया है वी वेक्टर, तो फिर एक का हेड दूसरे के टेल से मिला है तो फिर ट्रायंगल लॉ लगेगा। और ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में ये सब ऐसे चल रहा है तो ये उल्टा जाएगा, और इसका भी जोड़ इन दोनों के जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा, यानी बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होगा। और आप देख रहे होंगे कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है और डायरेक्शन सेम है, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। आपको बताया गया इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, वो मैग्नीट्यूड सेम हो, पैरेलल हो और डायरेक्शन सेम हो, उसी को हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं। यानी कि तब तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी फिगर से भी आप देख रहे हैं और यहाँ मैथमेटिकली भी देख रहे हैं एक्सप्रेशन से। नेक्स्ट देखते हैं, उसका नाम है आपको एक मिनट, हाँ, अब पढ़ते हैं हम लोग दूसरा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है साहचर्य नियम। एसोसिएटिव लॉ हिंदी में कहते हैं साहचर्य नियम, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि वेक्टर का एडिशन साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, तो करता है। कैसे साहचर्य नियम का पालन होता है, थोड़ा सा उसे भी हम लोग देखेंगे। कौन है भाई, चलिए, हाँ जी, तो उसको कैसे पालन करते हैं, देखिए साहचर्य नियम का मतलब होता है कि आपके पास तीन वेक्टर हैं, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो कहता है कि भाई देखो, उसको मैं तुमको कुछ समझा रहा हूँ, इसको समझिए बड़ी अच्छे से। कहता है कि अगर तीन वेक्टर आपके सामने हैं तो आप पहले दो को जोड़ करके तब तीसरा जोड़िए, या बाद वाले दो जोड़ करके पहले को जोड़िए, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। अगर ऐसा है, उसी नियम को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको भी अगर मैं आपको एक फिगर से दिखाना चाहूँ तो आप इजी वे में देख सकते हैं। जैसे आप देखिए, बुक का ही एक फिगर है, मान लीजिए ये आपका एक ए वेक्टर है और ये आपका एक वी वेक्टर है, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, फिर आपका ये आपको एक सी वेक्टर है, ठीक है। तीन वेक्टर आपको लिया गया है और इसी प्रकार से मैं और इसी को एक जगह और मैं बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। ए वेक्टर, ठीक है, ये आपका बी वेक्टर और ये आपका सी वेक्टर। देखिए ध्यान से आ जाइए सब लोग फटाफट जल्दी से। चलिए जी, आपके पास ये तीन वेक्टर को हम दिखाए हैं, समझिएगा ये दोनों बराबर है कैसे। चलिए डायग्रामेटिकली हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। सब लोग देखेंगे, सब लोग आ चुके हैं सभी, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके पास तीन वेक्टर है ए बी सी, उसी चीज को मैंने यहाँ भी बनाया है, लेकिन दोनों का जोड़ दो तरीके से निकालेंगे। चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर देखिए इस वेक्टर का जो हेड है इस वेक्टर के टेल से जुड़ा है, तब तो इन दोनों का जोड़ ये वेक्टर देगा कि नहीं देगा। अगर इसको हम त्रिभुज बना दें तो दो भुजा आसन्न भुजा एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में जो त्रिभुज का तीसरा भुजा लेंगे वो इन दोनों का जोड़ बताना चाहिए, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होना चाहिए। ये त्रिभुज का अभी जो बताया है ट्रायंगल लॉ से, क्योंकि इसका हेड इसके टेल से मिल रहा है तो इन दोनों का जोड़ इसका ये मान बताएगा। अब आप समझो, फिर मैं अगर मैं बात करूं कि तब तो अब देखो ये वेक्टर यहाँ पे मिल रहा है,
और यहाँ पे एक वेक्टर है सी वेक्टर, तो इसका हेड इस वेक्टर के सी वेक्टर के टेल से मिल रहा है, तब तो फिर त्रिभुज का नियम लग सकता है कि अगर किसी वेक्टर का हेड किसी वेक्टर के टेल से जुड़े तो उस दोनों का जोड़ उस त्रिभुज की तीसरी भुजा देगा जो रिवर्स ऑर्डर में होगा। तब तो इन दोनों का जोड़ ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ थोड़ा बात करो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि थोड़ा सा समझ लो भैया आराम से, ये देखो तुम्हारा बी वेक्टर है और इसका डायरेक्शन देखो यहाँ पे, और ये देखो सी वेक्टर है, इसका हेड इसके टेल से मिला है, तब तो इन दोनों का जोड़ इस त्रिभुज की तीसरी भुजा देगा, और डायरेक्शन पता ही है अपोजिट होगा। चलिए तो इसका मान क्या होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। देखो इसमें इसको जोड़े थे पहले, बाद में इसको जोड़े, इसमें क्या कर रहे हैं, पहले इन दोनों को जोड़ रहे हैं, और अब हम क्या करेंगे, इधर बात करेंगे कि देखो इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के टेल से मिला है, तब तो इन दोनों का जोड़ ये तीसरा वेक्टर देगा, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब तुम देख रहे होगे कि ये चीज़ ये वाला और ये वाला दोनों यही है, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी इससे ये प्रूफ हुआ कि पहले दो वेक्टर को जोड़ करके तीसरा जोड़े या बाद वाले दो को जोड़ करके उसमें पहला जोड़े, इन दोनों वेक्टर्स का जो ऐड है वो बराबर होगा, यानी ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, यानी उसका पालन करेगा, सहचर नियम पालन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा जो नियम है आपको वो पता है सबको, एडिटिव इनवर्स के, एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में आपको पता है, मैंने बार बार कहा है आइडेंटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक एडिटिव आइडेंटिटी और एक को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे आइडेंटिटी का मतलब तत्समक होता है, जैसे जोड़ में ऐसा कौन सा अंक है जिसको हम जोड़ें या न जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और गुना में ऐसा कौन सा अंक है जिसको गुना करे न करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए जोड़ में 0 ऐसा अंक है जिसको जोड़े या न जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और गुना में 1 ऐसा अंक है जिसको गुना करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जोड़ में जिसके चलते प्रभाव नहीं पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं योगात्मक तत्समक, अंग्रेजी में एडिटिव आइडेंटिटी, और जिसके चलते गुना में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और जब जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तब तब ये वर्ड यूज होता है। और मैट्रिक्स में आपने देखा था जीरो मैट्रिक्स को हम लोग बोलते थे एडिटिव आइडेंटिटी, और एक नहीं, वहाँ चूंकि मैट्रिक्स के फॉर्म में था ना तो अंक नहीं था, इसलिए हम उसको एक को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते थे, उसको हम लोग बोलते थे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसी प्रकार से वेक्टर्स में भी है। यहाँ जीरो को हम लोग जिसका मैग्नीट्यूड 0 उस वेक्टर को क्या बोलते थे, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर जो है वो आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। और अब आप समझ लीजिए एक बात को, और यहाँ पे लिखा गया स्पष्टतः कि किसी भी वेक्टर में हम लोग जीरो वेक्टर को ऐड करें या ना करें वो वेक्टर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ये वेक्टर सेम का सेम रह जाएगा, यानी जीरो वेक्टर का अस्तित्व है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। थोड़ा सा पॉज कर दीजिएगा, सुन रहे हैं, कुछ पॉज करें। अच्छा कौन बात नहीं आराम बारे में अगर कोई पूछे कि वेक्टर एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, तो है। यानी जीरो वेक्टर को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, योगात्मक तत्समक बोलेंगे, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। और ये एक ऐसा वेक्टर है जिसको हम लोग ऐड करें या ना करें उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि जीरो वेक्टर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है किसका, वेक्टर एडिशन का। अब इसी प्रकार से आपको पता है कि जब आइडेंटिटी आप पढ़ लेते हैं तो इन्वर्स पढ़ते हैं। तो एक का नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। समझेंगे, अगर आप इन्वर्स एडिटिव आइडेंटिटी समझ गए तो आप उसी प्रकार से एडिटिव इन्वर्स भी समझ जाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि किसी वेक्टर में
ऐसा कौन सा वेक्टर को हम ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी जीरो वेक्टर आ जाए। तो कहता है कि अगर किसी वेक्टर में किसी दूसरे वेक्टर को जोड़ने पर अगर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो उस वेक्टर को हम लोग एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। अब बताओ आप ही, अगर 4 है इसमें क्या जोड़ोगे तो 0 आएगा, -4। यानी किसी का भी अगर एडिटिव इनवर्स कहे तो एडिटिव इनवर्स का मतलब जोड़ में उल्टा हो जाए साइन। तो जोड़ जिसमें जोड़ रहे हो वो अगर प्लस में है तो ये माइनस में होगा, और ये अगर माइनस में है तो ये प्लस में होगा, तभी तो वो कट करके 0 आएगा, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। यानी क्या होगा, -a वेक्टर होगा। यानी किसी का भी, आपको पता है मैंने पहले भी कहा है, याद रखेंगे कि जैसे 4 का अगर कोई कहे कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो योगात्मक प्रतिलोम में हम लोग साइन चेंज करते हैं, +4 है तो -4 हो जाएगा। और अगर यही बात में हम ये कहें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव जब कहता है गुणात्मक प्रतिलोम, तो इस चीज़ को उल्टा कर दिया जाता है। आपको पता है कि एडिटिव इनवर्स में जोड़ने पर 0 होना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में गुना करने पर 1 होना चाहिए। यानी आप याद रखेंगे किसी का भी अगर एडिटिव, देखिए मैं शॉर्ट लिखता हूँ, एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसका साइन चेंज कर दीजिए, +4 तो -4, -4 तो +4। और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो उसको आप उल्टा कर दीजिए। मतलब अगर 4 है तो 1/4 हो जाएगा, अगर मान लो 2/3 है तो इसका क्या होगा, 3/, मतलब उल्टा हो जाएगा। अंश को हर कर देंगे, हर को अंश कर देंगे, क्यों, ताकि गुना करने पर, इन दोनों को गुना करने पर 1 आ जाए, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करने पर 0 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स के बारे में हम लोग पढ़े, और ये जो आता है इसी को हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं, लेकिन जोड़ने पर आ रहा है इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी, ये गुना करने पर आता है इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यही था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक। क्या है वो नेक्स्ट टॉपिक, कि किसी वेक्टर में किसी स्केलर से गुना कैसे करते हैं। देखिए अब मतलब वास्तव में ये है कि गुना सीखना है, तो गुना 2 प्रकार से सीखेंगे। एक सीखेंगे हम लोग वेक्टर में वेक्टर से गुना, जैसे ए वेक्टर है इसमें बी वेक्टर से कैसे गुना करेंगे, तो गुना 2 प्रकार से होगा। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, एक होगा जिसका नाम होगा डॉट प्रोडक्ट, और एक होगा जिसका नाम होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो गुना 2 प्रकार के हैं, लेकिन ये गुना है 2 वेक्टर्स का। लेकिन हमको इसको पढ़ने से पहले ये पढ़ना है कि किसी वेक्टर में किसी स्केलर से कैसे गुना करते हैं। मतलब स्केलर मान लो कोई k है, कोई अंक है, कोई 5 है, कोई 2 है, कोई अंक है, तो उससे कैसे गुना करते हैं। तो टॉपिक का नाम है कि मल्टीप्लिकेशन, टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। यानी किसी वेक्टर को किसी स्केलर से हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको समझना है। अब आप समझिए बड़ी ध्यान से इस चीज़ को। चलिए भैया देखो, अगर मैं कहूँ कि ये वेक्टर है a, ये वेक्टर है a, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। मान लो ये 2 सेंटीमीटर का होगा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब अगर मैं कहूँ कि चलिए ये अगर a वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है, तो अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें, 2 से गुना करने का मतलब उस वेक्टर को दुगना कर दे। ये 2 क्या है, स्केलर है, और ये वेक्टर है, तो हम लोग स्केलर से उस वेक्टर में क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये वेक्टर का डायरेक्शन वही रहेगा, पैरेलल वैसे ही रहेगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड जो था अब उसमें 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि 2 से गुना कर रहे हैं इसलिए जो 2 सेंटीमीटर का था ये 1, 2, 3, 4, ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि बताओ अगर ये ए वेक्टर है तो हाफ ए वेक्टर क्या होगा, मतलब उस वेक्टर का आधा लिखना है। उस वेक्टर का आधा लिखने का मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर का था तो ये कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, वेक्टर का डायरेक्शन वही रहेगा, मैग्नीट्यूड में सिर्फ डिफरेंस होगा। मैग्नीट्यूड चूंकि स्केलर से गुना करने पर उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बंदे क्या
लेकिन उसके मैग्नीट्यूड में जरूर परिवर्तन होगा। बात समझ रहे हैं? डायरेक्शन वही रहेगा, जो 2 सेंटीमीटर का था वो 1 सेंटीमीटर का हो गया। क्यों? क्योंकि इसका ये आधा है। बात समझ रहे हैं? अगर मैं कहूं कि चलिए इसमें -1/2 से गुना कीजिए, अब आप समझ रहे होंगे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए तो रहेगा, लेकिन माइनस से गुना करने पर डायरेक्शन क्या होता है? चेंज कर जाता है। अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर जाने लगेगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है? आधा हो रहा है। अगर ये 2 सेंटीमीटर था तो ये 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और यही आपका क्या है? -1/2 ए वेक्टर। यानी अब आपको मैं कहूँ कि अगर कोई वेक्टर में लेम्डा कोई स्केलर से हम अगर क्या कर दे? गुना कर दे। बात को समझिए, लेम्डा ए मतलब क्या ये हुआ कि किसी वेक्टर में किसी स्केलर लेम्डा से हम लोग गुना कर रहे हैं, ठीक है? और ध्यान रखिए, अगर किसी वेक्टर में किसी स्केलर से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग होगा तो केवल उसके मैग्नीट्यूड में, याद रखेंगे। यानी डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड चेंज, ठीक है? या डिफरेंट जो भी कहें, मैग्नीट्यूड चेंज करेगा लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप इस बात को आराम से समझ ले। अब लिखता है इसको स्पष्टतः कि लेट ए वेक्टर, ठीक है? मान लिया कि ए वेक्टर कोई एक वेक्टर दिया गया है और लेम्डा एक स्केलर है, तो प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर इज डिनोटेड बाय लेम्डा ए वेक्टर, ठीक है? दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। इसी को हम लोग किसी वेक्टर में किसी स्केलर के द्वारा गुना करना कहते हैं। अब आगे बहुत ध्यान से समझिए इस चीज़ को। मैं अगर आपसे कहूँ कि चलिए थोड़ा देर के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, और ये बताइए सारे वेक्टर आपको देखने से कौन सा वेक्टर लग रहा है? बताइए, नाम हम बोल रहे हैं। ये आपको इक्वल वेक्टर दिख रहा है, ये आपको को इनिशियल वेक्टर दिख रहा है, ये आपको जीरो वेक्टर दिख रहा है, ये आपको आइडेंटिटी वेक्टर या यूनिट वेक्टर दिखाई देता है, या ये वेक्टर कोलिनियर है। ये सारे वेक्टर कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब आपस में पैरेलल हैं और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। देख लिए, मैग्नीट्यूड कोई बड़ा है कोई छोटा है, लेकिन सारे के सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है? यानी याद रखेंगे कि लेम्डा ए वेक्टर हमेशा ए वेक्टर के कोलिनियर होता है। यानी किसी वेक्टर में किसी स्केलर से गुना करने पर प्राप्त वेक्टर उसके कोलिनियर होते हैं, यानी एक लाइन के ही पैरेलल होते हैं। आगे कहता है कि द वेक्टर लेम्डा ए हैज सेम और अपोजिट डायरेक्शन टू दैट वेक्टर ए अकॉर्डिंग एज द वैल्यू ऑफ लेम्डा विच इज पॉजिटिव और निगेटिव। आपने सब कुछ देखा है। कहता है कि इसका डायरेक्शन इसके ही डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसको ध्यान रखें कि इसका मतलब अगर ए वेक्टर और लेम्डा ए वेक्टर की बात करें तो समझिएगा कि लेम्डा ए वेक्टर जो है उसमें क्या है कि ये इसके डायरेक्शन में ही होगा या इसके विपरीत डायरेक्शन में भी हो सकता है। लेकिन कब? याद रखिए, ये डिपेंड करता है लेम्डा पर। लेम्डा अगर पॉजिटिव है तो उसी के डायरेक्शन में, लेम्डा अगर निगेटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यानी वही बात मैंने अभी कहा कि लेम्डा ए का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा कि सेम होगा उस वेक्टर के, ये डिपेंड करता है लेम्डा पर। लेम्डा पॉजिटिव तो सेम डायरेक्शन, लेम्डा निगेटिव तो अपोजिट डायरेक्शन। आपके सामने सारे एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं। इस प्रकार से ये बात भी आप समझ चुके हैं। अब अगर मैं कहूँ कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो आपका वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉड्यूलस लगाया जाता है, और इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? एक बार लेम्डा का मॉड्यूलस और एक बार वेक्टर का मॉड्यूलस। अब आप कहेंगे सर लेम्डा तो स्केलर है, इसमें मॉड्यूलस का क्या जरूरत है? क्योंकि मॉड का प्रयोग तो वहाँ करते हैं जो वेक्टर को स्केलर बनाता है। लेम्डा तो पहले से ही स्केलर है, फिर मॉड क्यों लिखा गया है? तो आप समझिए, ये मॉड का प्रयोग अंक में
उसके साइन को हटाने के लिए किया जाता है। 5 का भी मॉड निकलता है, -5 का भी मॉड निकलता है, सबको पता है कि ये 5, ये भी 5। ये मॉड का प्रयोग वेक्टर में होता है स्केलर बनाने के लिए, लेकिन अंक में होता है उसे पॉजिटिव बनाने के लिए। जैसे आपने देखा लेमडा का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो अगर प्लस में है तो कोई बात नहीं, लेकिन माइनस में है तो उसका मैग्नीट्यूड कभी माइनस में नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड एक अदिश राशि है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। उसी को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ मॉड का प्रयोग दिखाया गया है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। अगर कोई ये कर देता है कि इसका मान इसके बराबर होगा तो कभी कभी ये गलत भी हो जाएगा, क्योंकि लेमडा का वैल्यू नेगेटिव आने पर ये केस फॉलो नहीं करेगा। समझ गए? आगे चलते हैं। अब कहता है कि भाई देखो, लेमडा ए रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर व्हेन ए वेक्टर इज नॉट अ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। कहता है कि अगर ए वेक्टर, बात को समझिए, अगर ए वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं हो तभी उस केस में उसका जो यूनिट वेक्टर है वो उसके ही डायरेक्शन को शो करता है। यानी अगर लेमडा ए वेक्टर जीरो हो जाएगा तो फिर इसके बाद इसका मान कुछ भी रहे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्यों? जीरो वेक्टर हो जाएगा। जीरो वेक्टर मतलब जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो सब डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन के बारे में कोई पता नहीं चलता। डायरेक्शन पता करना है तो लेमडा का वैल्यू कुछ होना चाहिए, और इसके साथ साथ इस वेक्टर को जीरो वेक्टर नहीं होना पड़ेगा। ठीक है? अगर ये जीरो वेक्टर नहीं होगा तब कहता है कि लेमडा ए जो है, लेमडा ए वेक्टर जो है, ये यूनिट वेक्टर को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। किसके? मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है, कुछ मान है इसका, और अगर उसमें हम लोग लेमडा के क्या कर दिए हैं? गुना कर दिए हैं। मान लीजिए ये 2 वेक्टर को दिखा रहा है, तो हम इससे हम लोग इसमें डिवाइड करके 2 से इसके मैग्नीट्यूड से भाग लगा के इसका यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। अब आप समझ रहे होंगे, जैसे ये 2a है वेक्टर, 2a वेक्टर का मतलब हुआ कि ये 2 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है। ठीक है? अब हमें चाहिए एक मैग्नीट्यूड का, और जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और आप समझिए इसका एक मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो इस वेक्टर में, इस पूरे वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या कर देंगे? इसके जो है कि नहीं, हम लोग ये जो लेमडा देख रहे हैं उससे हम लोग क्या डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो है कि नहीं क्या निकल जाता है? यूनिट वेक्टर निकल जाता है। इसी बात को अब मैं समझा रहा हूँ कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, आगे और भी प्रश्न इससे आएंगे समझने के लिए। चलिए, और इसी के साथ बहुत ही अच्छा एक शुरुआत होगा, एक नया चीज़ आएगा, उसको हम लोग लग रहा है कि आज नहीं देख पाएंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, लेकिन इसको समझ लिए थोड़ा सा। देखिए, कहता है कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए इज डिनोटेड बाई, मतलब अगर कोई वेक्टर आपको दिया गया है ए वेक्टर, और इसके दिशा में अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको हम लोग एक कैप से डिनोट करते हैं। कल मैंने बताया था, एक ऊपर ये कैप लग जाएगा, जहाँ कैप देखेंगे समझ जाइएगा कि ये यूनिट वेक्टर है उस दिए गए वेक्टर का। अब कहता है कि भाई देखो इसको निकालते कैसे हैं। मान लो लेमडा ए वेक्टर आपको दिया गया है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब स्पष्ट है कि उस वेक्टर, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब वो वेक्टर क्या है? वो वेक्टर है यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है, इसलिए ये यूनिट वेक्टर होगा डेफिनेशन के अनुसार। और अब आप समझो, अगर यहाँ से मैं कहूँ कि भाई बताओ ये लेमडा, यानी ये यूनिट वेक्टर कब होगा? जब हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे जैसे अभी आपको मैंने दिखाया कि अगर ये 2 वेक्टर है तो इसमें हम अगर 2 से भाग लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? 2 कट जाएगा और ये यूनिट निकल जाएगा उसका मान। यानी 2 क्या था? लेमडा था। वही यहाँ पे कह रहा है कि तब तो हम इसी चीज़ को ऐसे दिखा सकते हैं कि ये ए वेक्टर तो रहेगा ही, लेकिन लेमडा के जगह पर ध्यान से सुनिएगा, इसका मैग्नीट्यूड ही हम लोग क्या कर दे? भाग लगा दे। मैग्नीट्यूड का मतलब अगर ये ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, मान लो ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, और उससे हम इसमें भाग लगा दे
उससे इसमें भाग लगा दे तो ये 2 भाग में बढ़ जाएगा और एक भाग जो है वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ये 2 कहाँ से आएगा, इसका मैग्नीट्यूड है, यानी जो वेक्टर भी आपको दिया गया है उसमें उसके मैग्नीट्यूड से भाग लगाने पर उसका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि देखो भाई एक वेक्टर है कोई ए वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड जो है वो ऐसे है 3 यूनिट का है, ये है आपका ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक है। ये अगर 3 मैग्नीट्यूड का है तो मुझे अगर कहना होगा कि इसका एक भाग का मैग्नीट्यूड क्या होगा या एक इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो तुम कैसे निकालोगे। इस पूरे वेक्टर में इसके 3 से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, और ये 3 क्या है, ये 3 है इसका मैग्नीट्यूड, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। यानी जैसे मैं कहूँ कि अगर 10 रुपये का कोई आप 10 गो कलम खरीदे हैं तो एक कलम का दाम कैसे निकालते हैं, तो 10 में उस 10 से भाग लगा देंगे तो एक कलम का दाम निकल जाएगा। ऐसे ही टोटल मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, और उसमें अगर 3 से 3 कैसे, 3 का मतलब उसका मैग्नीट्यूड से भाग लगा दें तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ये डिफरेंस हमेशा याद रखिए, किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग लगा दीजिए, सिंपल बात है, तो आपको उसका यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, कैसे वर्क करेंगे, ये सब आपको समझाया जाएगा, बहुत ध्यान से समझिए। अगले दिन जो चलेगा उसका नाम है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। एक अंतिम बात मैं कह दूं आपसे एक चीज़ और, कि देखो अगर कोई 0 वेक्टर दिया है और उसमें किसी स्केलर से गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 वेक्टर हो जाएगा। इसीलिए अगर उसका कोई फ़र्क पड़ना है मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में तो 0 वेक्टर नहीं होना चाहिए, उसके जगह कोई वेक्टर हो तो आप उसको डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड के बारे में कोई डिस्कस कर सकते हैं। अगले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिश करेंगे। आज देखिए, थोड़ा बंद कर दीजिएगा इसको। आज देखिए लेट